नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के सबसे चर्चित और गत्यात्मक अनुच्छेद, जिसे अनुच्छेद 21 के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अर्थात राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के इस अनुच्छेद का सर्वाधिक बार निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन किया है और प्रत्येक निर्वचन में जितनी सावधानियां और उदारता बरती है उतनी शायद संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं। आज इसी निर्वचन की देन है कि संविधान निर्माण के समय जिन मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों में स्थान नहीं दिया गया था, आज उन्हें कुछ युक्त निबंधनों अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। चलिए इस अनुच्छेद को विस्तार से समझते हैं। चलिए इस अनुच्छेद के विस्तृत अध्ययन से पहले इसके मूल प्रावधान को देख लेते हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात जो है इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ने पर 3 शब्द और वाक्यांश स्पष्ट होते हैं। पहला है कि इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब है कि अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। दूसरा वाक्यांश है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जिसका मतलब है प्राण का मतलब जीवन मरण से और देह का मतलब शरीर की स्वतंत्रता से। और तीसरा जो है वो शामिल किया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसके प्राण से या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। देखिए, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो इसी का एक मिलता जुलता वाक्यांश है जिसको यथोचित विधि प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या यथोचित विधि प्रक्रिया को जाने ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ से। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये संसदीय सर्वोच्चता वाले देशों की विशेषता है और विशेषकर ब्रिटिश संविधान की, जो यह प्रावधान करता है कि यदि संसद ऐसी विधि पारित करती है जिसमें निश्चित आधारों पर व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाना है तो वह विधि अंतिम होगी और उसके औचित्य और अनुचित्य का निर्धारण करने की शक्ति न्यायालय समेत किसी भी निकाय के पास नहीं होगी। जबकि जो यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से एक कदम आगे है। इसमें जो है संसद विधि द्वारा निश्चित आधारों पर व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित तो कर सकती है, बशर्ते जो आधार हैं वो युक्त अर्थात रीजनेबल और जस्टिफाइड अर्थात उचित होने चाहिए। देखिए, ये जो यथोचित विधि प्रक्रिया है ये इसका पहली बार उल्लेख किया गया था 1354 ईस्वी के मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा सबसे पहली बार 1215 ईस्वी में आया था और ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के लिए उसका जो है उसे अस्तित्व में लाया था। समय समय पर संशोधन हुआ। 1354 में जब संशोधन हुआ तब जो है इसे वहां शामिल किया गया, परंतु वास्तविक अर्थों में इसे जो है अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया है। देखिए, अमेरिका का भी जो मूल संविधान है वहां मौलिक अधिकार भी नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग में संविधान बना रहे थे और अनुभव था नहीं, ना ही अन्य देशों का इतना अध्ययन किया था, तो समय पर रहते रहते जो है वहां उन्होंने भी संशोधन किए हैं। तो जो 1791 में बिल ऑफ राइट्स वहां पारित हुआ तो उसके तहत जो है मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। बाद में जब 5वां और 14वां संविधान संशोधन हुआ अमेरिकी संविधान में तो वहां यथोचित विधि प्रक्रिया को शामिल कर लिया गया और उसमें ये प्रोविजन किया गया कि जो संसद है या विधि जो विधायिका है
वह जो है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीनों को जो है रोक सकती है या व्यक्ति को इनसे वंचित कर सकती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब एक अच्छे कानून के तहत व्यक्ति को इससे वंचित कर सकती है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो स्थिति कुछ अलग नजर आती है। भारत में जब संविधान का ड्राफ्ट बना था तो उस ड्राफ्ट में ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ वाक्यांश को शामिल किया था, अर्थात यथोचित विधि प्रक्रिया को शामिल किया था, परंतु इससे खुश नहीं थे हमारे संवैधानिक सलाहकार बीएन राव। इसके पीछे भी यह कारण था कि इनके एक न्यायाधीश जो अमेरिकन न्यायाधीश थे, फेलिस फ्रैंकफर्टर, वो मित्र थे। और ये जो फेलिस फ्रैंकफर्टर थे, ये अमेरिका में न्यायाधीश तो थे ही, परंतु एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। फेलिस फ्रैंकफर्टर का यह मानना था कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कुछ मुट्ठीभर न्यायाधीश विधि का मूल्यांकन करते हैं और उसे आवश्यकता पड़ने पर खारिज भी कर देते हैं। फेलिस फ्रैंकफर्टर ने ही बीएन राव को यह सलाह दी कि भारत नवनिर्मित राष्ट्र है, भारत के सामने चुनौतियां हैं कि उसकी आज़ादी को बचाकर रखा जा सके, उसके सामने चुनौती है कि एकता अखंडता बनी रहे, तो इसलिए संसदीय सर्वोच्चता का गुण जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसको संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। तो इन्हीं के सलाह पर बीएन राव ने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को भी यही सुझाव दिया, तब जाकर जो है भारतीय संविधान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को शामिल किया गया। डॉक्टर अंबेडकर से भी इस संबंध में बीएन राव ने पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, तब जो है डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस वाक्यांश पर मैं कोई स्टैंड नहीं लूंगा, कि आप भी ठीक कह रहे हैं और मैं जो सोच रहा था यथोचित विधि प्रक्रिया, वो भी अपने मायनों में ठीक ही थी। चलिए इसको कुछ और मतलब जो है ब्रीफली जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश राजव्यवस्था या ब्रिटिश संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसमें न्यायपालिका को शक्ति है कि वह जो है विधायिका द्वारा पारित विधि को निरस्त नहीं कर सकती, किंतु विधि पारित किए जाने की जो प्रक्रिया है उसकी जांच अवश्य कर सकती है। जैसे वहां हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है वो है दोनों सदनों से पास होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए, तब जाकर विधि बनेगी। वहां भी ऐसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, वो दोनों सदन पास करें, फिर जो है सम्राट मोहर लगाए, तो वो जो है उस प्रक्रिया को जांच सकती है कि विधि बनाने की जो प्रक्रिया है उसका सही से पालन हुआ है नहीं हुआ है, बस इतना कर सकती है। जब एक बार विधि पारित हो गई तब उस विधि को खारिज नहीं कर सकती, ठीक है। परंतु यदि कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश निकाले जो विधि में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं करती हो, तो न्यायालय उस आदेश को निरस्त कर सकता है। ये तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो है वास्तविक मायना। जबकि जो यथोचित विधि प्रक्रिया जो अमेरिकी संविधान की वास्तविक विशेषता है, उसमें न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निरस्त भी कर सकती है। साथ ही साथ विधायिका द्वारा पारित विधि की संवैधानिकता का भी परीक्षण कर सकती है, अर्थात यह जांच कर सकती है कि यह जो नियम या विधि जो विधायिका ने पारित की है, ये नेचुरल जस्टिस की जो अवधारणा है उसको फुलफिल करती है नहीं, जस्टिफाइड है या नहीं, या जो है रीजनेबल है या नहीं। साथियों, अनुच्छेद 21 के संबंध में 3 मामले सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। पहला मामला है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। दूसरा मामला है एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला 1976, जिसे हेबियस कार्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे केस का आपने नाम सुना भी होगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इन तीनों मामलों को एक के बाद एक करके समझ लेते हैं। मित्रों, ए.के. गोपालन साहब जो है उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। खिलाफत का जब मुद्दा चल रहा था उस दौरान धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट हुए और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई 1934 में, तो ये उसके सदस्य बने और बाद में कम्युनिस्ट हो गए। तो जैसे ही देश आजाद हुआ, देश का संविधान बनाया गया, तो संविधान जब बना तो
उस आज़ादी को बचाकर रखने की भी संविधान निर्माताओं की एक जिम्मेदारी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए भी अनेक प्रावधान शामिल किए गए और आज़ादी के साथ ही ए.के. गोपालन को जेल में ठूंस दिया गया। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो आज़ादी की रक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें निवारक निरोध संबंधी प्रावधान जो है शामिल थे और उन्हीं प्रावधानों को लागू करने के लिए सरदार पटेल ने एक बिल प्रस्तुत किया, निवारक निरोध विधेयक 1950। और 1950 के दौर में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल द्वारा किसी विधेयक को पारित कराना बहुत आम बात हुआ करती थी। यह बिल जो है अधिनियम बन गया और ए.के. गोपालन साहब को जो है फिर से नजरबंदी दे दी गई इसी अधिनियम के तहत। चूंकि ए.के. गोपालन जो थे वो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्टों से भी देश को खतरा बना हुआ था। ए.के. गोपालन अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए। ऐसा नहीं है कि वो स्वयं गए, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो गए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस मामले में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में जो प्रयुक्त वाक्यांश है, फेस है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, विधायिका के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं है। अर्थात यदि विधायिका इस प्रकार का कोई कानून बना रही है तो वह संवैधानिक नहीं है। यदि कार्यपालिका आपके साथ अत्याचार करे, इस अधिनियम पर उल्टी सीधी कार्रवाई करके आपको अंदर डाले, जेल में ठूसे, तो आपको संरक्षण प्राप्त हो सकता था। तो ये मामला है सबसे पहला। इंदिरा गांधी ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। बहुत सारे नेता जेल में डाल दिए गए और उस दौरान लगभग 40,000 नेता को जेल में ठूंस दिया गया था और मीसा एक्ट के तहत उन्हें जेल में ठूंसा गया था। एक व्यक्ति भी थे उस दौरान जो उस दौरान चर्चित नहीं थे पर आज बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। उनको लालू प्रसाद यादव के नाम से भी हम जानते हैं। तो वो उसी दौरान जो है जेल में ठूंसे गए थे और उसी दौरान जो है उनको एक लड़की पैदा हुई थी। तो इसी मीसा एक्ट के नाम पर ही उन्होंने उसका नाम मीसा भारती रख दिया था। तो इसी के संबंध में एक मामला सामने आया कि शशिकांत शुक्ला जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए। ये मामला है एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला 1976 का मामला। इस मामले में लग रहा था आम नागरिकों को कि न्यायपालिका से उन्हें न्याय मिलेगा, जबकि इसके विपरीत हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आपातकाल में निवारक निरोध संवैधानिक है। यह अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय पर या हमारी न्याय प्रणाली पर, न्यायपालिका पर एक कलंक था। अर्थात इस केस ने न्यायपालिका के माथे पर कलंक लगा दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि हमारी न्यायपालिका के माथे पर कलंक कम और उसके सीने पर दमगे ज़्यादा हैं। लोकतंत्र का दुरुपयोग हुआ था, पर उसी लोकतंत्र ने अपनी शक्ति का एहसास दिलाया इंदिरा गांधी को। 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है आई नहीं, उसके स्थान पर मोरारजी देसाई जो है उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। अब मोरारजी देसाई ने जो है चुनावी घोषणा में कहा था कि जो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया है वो उसे भी रद्द कराएगी और न्याय स्थापित करेगी जितना वो कर सकती है। तो उसने जो है ऐसी व्यवस्था की और 42वें संविधान संशोधन के कुछ असंवैधानिक प्रावधानों को समाप्त करने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित भी किया गया। अब सरकार ने जो है धरपकड़ चालू की। इंदिरा गांधी का जो परिवार था उसकी भी पकड़म पकड़ाई शुरू हुई। तो मेनका गांधी जो इंदिरा गांधी के ही परिवार से थी, 1977 में उनका जो है दिल्ली पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो देश से बाहर जा सकती थी। तो इसलिए सरकार को लगा कि देश से बाहर ही न जा पाए, इसलिए इनका पासपोर्ट रद्द कर दो।
चूंकि देश के बाहर जाना देह की स्वतंत्रता है जो आती है अनुच्छेद 21 में, तो इसलिए मेनका गांधी अनुच्छेद 21 की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई। अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय पर कलंक लगा था 1976 में, न्यायपालिका दागिल हुई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस दाग को मिटाने का भरसक प्रयास किया। मतलब जितना वो प्रयास कर सकती थी न्यायपालिका उतना प्रयास किया। यहां जो है ये मामला लगभग मिलता जुलता है केशवानंद भारती के मामले से, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है। केशवानंद भारती भी जो है केरल भूमि संरक्षण विधेयक जब कभी पारित हुआ था उस दौरान, तो वो जो है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए थे। तो केशवानंद भारती उस दौरान हार गए थे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि देश जीत गया था। मेनका गांधी के मामले में भी ऐसा हुआ कि मेनका गांधी ने जितनी अपनी मांगे रखी थी वो अधिकांश खारिज हो गई थी, परंतु देश जीत गया, क्योंकि इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की ढंग से व्याख्या की। व्याख्या करने का कारण भी था कि नागरिकों में न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता को कायम करना। इसी व्याख्या के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में जो विधि द्वारा प्रयुक्त या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश का प्रयोग किया गया है वह यथोचित विधि प्रक्रिया अर्थात ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ का ही रूप है। अर्थात यदि विधायिका कोई ऐसी विधि बनाती है जो प्राकृतिक न्याय के अनुरूप नहीं है, युक्त नहीं है, अच्छी नहीं है, तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे खारिज भी कर सकती है। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की कुछ अन्य व्याख्याएं भी की, जिनको आइए विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 21 के निर्वचन के तहत कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा प्रदान किया है, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, निजता का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा जो है आत्महत्या और मृत्युदंड के संबंध में भी अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। चलिए एक के बाद एक करके इन सभी को विस्तार से जान लेते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन। इस मामले को समझने से पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना आवश्यक है। ये कहानी है 1984 की। 1984 में कर्नाटक राज्य ने अपने यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट पारित किया 1984 में। इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनके लिए 2000 रुपया फीस निर्धारित की गई और कर्नाटक राज्य की जो जनरल कैटेगरी थी उनके लिए 25,000 रुपया फीस निर्धारित की गई मेडिकल कॉलेज के लिए, और जो अदर स्टेट की थी तो अदर स्टेट की फीस निर्धारित की गई 60,000। तो एक लड़की थी उत्तर प्रदेश की निवासी, उनका नाम था मोहिनी जैन। तो मोहिनी जैन को लगा कि उन्हें मेडिकल एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है ज़्यादा फीस रख के, और ये जो है उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इसलिए ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय चली गई। ये मामला जाना जाता है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के नाम से। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कॉलेजों द्वारा इतनी फीस लिया जाना प्राण के अधिकार से वंचित किया जाना ही है, क्योंकि शिक्षा गरिमापूर्ण जीवन अर्थात डिग्निफाइड लाइफ जीने की आवश्यक शर्त है और प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना राज्य का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। अतः मेडिकल कॉलेज द्वारा ली जाने वाली फीस, कंपटीशन फीस जो आप ले रहे हैं, ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। अर्थात इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह स्वीकार किया कि अनुच्छेद 21 में शिक्षा पाने का अधिकार भी निहित है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे उन सभी का जो मैनेजमेंट था वो एक मंच पर आया और उन्होंने जो है सर्वोच्च न्यायालय से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। तो ये मामला जाना जाता है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 के नाम से। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि शिक्षा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार तो है,
परंतु इसे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही लागू किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 86वां संविधान संशोधन जब पारित हुआ 2002 में, तो इसमें कुछ संशोधन शिक्षा के संबंध में भी किए गए। सबसे पहले अनुच्छेद 21 का 1 का ए, जिसमें प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे उपबंध करेगा। अर्थात राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा एक विधि द्वारा। अर्थात इसमें कहा गया कि राज्य एक विधि बनाएगा। इसी के अलावा अनुच्छेद 45 जो है उसमें भी ये प्रोविजन कर दिया गया कि राज्य सभी बच्चों को जिनकी आयु है 6 वर्ष तक और जो है आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। और जो मूल कर्तव्य है उसमें भी संशोधन किया गया शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, और अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया और ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को या पालितों को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। चूंकि 86वां संविधान संशोधन बात कर रहा था कि विधि द्वारा व्यवस्था करेगा राज्य, परंतु इस प्रकार की विधि कोई नहीं बनाई गई थी। समाज का राज्य पर लगातार दबाव बढ़ता रहा, जिसको ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पारित कर दिया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में जो प्राइमरी स्कूल पर जो है ये आप लिखा भी देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसी के अधीन हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसको हम जानते हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। देखिए, जो यूरोपियन कंट्री हैं या जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों में तो प्राइवेसी को बहुत महत्ता दी जाती है, क्योंकि व्यक्ति के विकास और गरिमा के लिए प्राइवेसी की आवश्यक शर्त है। परंतु भारत में ऐसा इसका बिल्कुल उल्टा है। भारत में जो है ज़्यादातर लोग नाक घुसेड़ते हैं दूसरे की प्राइवेसी में। इस संबंध में जो है बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी भी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हैं। जैसे इनमें पहली है, आप देख सकते हैं कि जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है 1948 की, इसमें भी राइट टू प्राइवेसी को शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो बाध्यकारी संधि है 1981 में हुई है, कन्वेंशन फॉर द इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, ये बाध्यकारी संधि है, परंतु भारत ने जो है अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक और इसी प्रकार का समझौता है, वो है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल एक्ट 1966 ICCPR। ये भी जो है निजता के अधिकार के संबंध से ही संबंधित है और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। निजता के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है खड़ग सिंह का मामला 1954 और MP शर्मा मामला 1962, इन दोनों में डिसीजन दिया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। परंतु जब मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला आया तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकारों में दखल देने वाला कोई भी कानून अनियंत्रित और मनमाना नहीं होना चाहिए। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना था कि आप प्राइवेसी में दखल दे सकते हैं बशर्ते कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अधीन। पीपुल्स यूनियन बनाम भारत संघ 1997 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे और कुछ व्याख्या इसके ऊपर दी। उन्होंने कहा कि भाई निजता का अधिकार जो है लगभग मौलिक अधिकार ही है, तो इसलिए जो है इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और इस संबंध में कुछ अन्य निर्णय भी दिए, जैसे फ़ोन टैप करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा रात के समय जब पुलिस घर पे चली आती है तो ये भी प्राइवेसी का हनन होता है, ये भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पैतृकता के निर्धारण के लिए बिना अनुमति लिंग परीक्षण करना ये भी गलत है। और सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण निर्णय आया KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2018 के मामले में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत फंडामेंटल राइट स्वीकार कर लिया। अब इसका महत्व है अपने आप में कि जहां जो है प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार न मानने की वजह से इसकी कहीं अपील सपील ही नहीं होती थी। मतलब छोटे मोटे आप जो है सीजन कोर्ट में जा सकते थे या उसे क्रॉस करके आप हाई कोर्ट चले आते, तो अब बिल्कुल स्थिति बदल गई है। अब जो है नागरिक अपने जो है प्राइवेसी की रक्षा के लिए, जो कि एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाकर जो है रक्षा की गुहार लगा सकते हैं।
इसके अलावा जो है हम ज़्यादातर चर्चाओं में रहता ही है कि किसी ने आत्महत्या कर ली और जो है किसी को मार दिया गया या किसी को राज्य फांसी दे रहा है। तो इस संबंध में भी अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं। सबसे पहले इसमें हम देखें अनुच्छेद 21 और आत्महत्या के संबंध में। आत्महत्या के संबंध में आईपीसी की धारा 309 देखना भी बहुत जरूरी है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि आत्महत्या करने का कोई प्रयास करता है तो उसे 1 वर्ष की सादी कारावास, सादीवास का मतलब यह है कि आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा, कोई शारीरिक श्रम नहीं कराया जाएगा, या आर्थिक दंड या दोनों से पुरस्कृत किया जा सकता है, यह व्यवस्था है। और यह एक गैर जमानतीय संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 309 आईपीसी की धारा 309 असंवैधानिक है, अर्थात जीने के अधिकार में न जीने का अधिकार भी शामिल है और व्यक्ति जो है टेंशन या तनाव ज़्यादा लेने के बाद ही अपनी मृत्यु की इच्छा करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने गहरा अन्वेषण किया और यह देखा कि यदि इसे संवैधानिक मान लिया जाए तो तब जो है इसका दुरुपयोग हो सकता है। आत्महत्या का मतलब जो है कुछ जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं वो सुसाइड करवा के जबरन सुसाइड करवा सकते हैं। तो इसी संबंध में एक मामला चर्चाओं में आया, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत राज्य में अधित्याग के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता, अर्थात जीने का अधिकार है मतलब जीना ही पड़ेगा। और यदि आप जो है सुसाइड करते हैं तो या अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो है आईपीसी की धारा 309 के तहत दंडित किया जाएगा। ये मामला तो यहाँ तक का था। 2008 में जब विधि आयोग की 10वीं रिपोर्ट आई तो इसमें जो है आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की गई और कालांतर में जो है विधायिका द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पारित किया गया। इसमें जो है ये माना गया कि भाई आत्महत्या के जो प्रयास है वो तनाव की बेहद चरमोत्कर्षता को दर्शाता है, इसलिए जो बीमार व्यक्ति है तो तनाव है तो बीमारी है, तो संबंधित व्यक्ति को दंड की नहीं उपचार की जरूरत है। इसलिए धारा जो है धारा 309 पुनः असंवैधानिक हो गई है। अब महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21 बनाम मृत्युदंड या आजीवन कारावास। इसके संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं। पहले तो देखिए कि ज़्यादातर जो वैश्विक रुख है आज का, तो वो ये मान चुका है कि मृत्युदंड देना ही नहीं जाना चाहिए, परंतु चीन, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका जो जैसे देश हैं यहाँ मृत्युदंड आमतौर पर दिया जाता है। मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए गए हैं, जैसे उन विद्वानों का जो इसको मानते हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जिन राज्यों ने मौत की सज़ा को समाप्त किया है वहाँ पर हत्या की घटना में गिरावट आई है। और दूसरे ये भी वो कहते हैं कि अगर मृत्युदंड की कहीं सज़ा निर्धारित है कहीं राज्यों में तो वहाँ जो क्राइम करने का रेशो वे लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और तीसरे वो ये भी मानते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में द प्रिंसिपल ऑफ रिवेंज अर्थात प्रतिशोध का सिद्धांत या कहें कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत न्याय का आधार नहीं होता। परंतु फिर भी जो है हमारे देश में और चीन, ईरान जैसे देशों में, पाकिस्तान में भी मृत्युदंड दिया जा रहा है। इस संबंध में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था पहली बार बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के मामले में। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास को मृत्युदंड का अपवाद मानते हुए मृत्युदंड की गुंजाइश रखनी चाहिए और ये कहा था कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही किसी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मतलब इस वाले मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सिद्धांत निष्पादित किया था। और एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त है और लंबे समय से उसे मृत्युदंड मिल ही नहीं रहा है तो यह विलंब उसकी मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। उसको तो बरोबर टेंशन बनी हुई है कि पता नहीं उसको कब फंदे पे झुला देंगे। ऐसा होने पर जो है उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास के रूप में ही परिवर्तित कर देना चाहिए। जैसे आप देख भी सकते हैं कि जो राजीव गांधी को जिन्होंने पटकाया था वो बाद में उनको जो है आजीवन कारावास के रूप में ही तब्दील कर दिया गया, अलग से उनको फांसी नहीं चढ़ाई गई। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। वो महत्वपूर्ण निर्णय है कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए 4 कंडीशन में।
या अपराध अत्यंत क्रूर, कठोर, भयानक तरीके से हत्या के मामले हो, जैसे अभी निर्भया कांड का हुआ था तो वो क्रूरतम से क्रूरतम उन्होंने कार्य किया था, तो उसके मामले में उनको फांसी पर झुलाया गया। और दूसरा कि यदि हत्या का उद्देश्य धन हो, और तीसरा यदि अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या की गई हो, और चौथा किसी निर्दोष बच्चे, असहाय महिला या गणमान्य व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो। तो ये थे कुछ अधिकार। इसके अलावा एक विशेष अधिकार है जो बेहद आवश्यक है, वो है पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण, फ्री पोल्यूशन एनवायरनमेंट, एक गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त है। इसके बिना तो हम जीवन की कल्पना ही कर सकते हैं। इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, और इसके संबंध में पहला मामला देखने को आता है वह है MC मेहता बनाम भारत संघ। अब MC मेहता बहुत चर्चित हस्ती हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब ये जो है दिल्ली के हैं, तो वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है एक PIL फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहा कि भाई पुराने से पुराना यहाँ वाहन चल रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और ये जाने अनजाने में लोगों को अनुच्छेद 21 से वंचित कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि केंद्रीय मोटर नियम 1989 को कठोरता से पालन करें और 15 साल पुराने जो वाहन चल रहे हैं उनको यहाँ बैन करें। इसी संबंध में MC मेहता बनाम भारत संघ 1996 का मामला भी है। तो यहाँ इन्होंने गुहार लगाई कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कुछ कारखाने चल रहे हैं जिनसे बेहद पॉल्यूशन होता है, और ये व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 से जो है वंचित करते हैं। तो इसके अपोजिशन में भी उन्होंने जो कारखाने के मालिक थे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि भाई उनका भी मौलिक अधिकार है एक व्यवसाय करने का। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि व्यवसाय करने का अधिकार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से ऊपर नहीं जा सकता है, मतलब उस पर हावी नहीं हो सकता है। इसलिए दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि कारखानों को गैर रिहायशी इलाकों में ट्रांसफर कर दिया जाए, पुनर्स्थापित कर दिया जाए। साथ ही उस दौरान न्यायाधीश थे कुलदीप सिंह, उन्होंने कहा कि भाई इनके मामले में जो है जो ये पर्यावरण प्रदूषण संबंधी मामले हैं इनको देखने के लिए, ताकि त्वरित निपटान किया जा सके, ग्रीन ट्रिब्यूनल या हरित पीठ की स्थापना की जानी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि हरित पीठों की जो शुरुआत है वो कब से भारत में की गई है और कहाँ कहाँ जो है फिलहाल बने हुए हैं। अनुच्छेद 21 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं के तहत कुछ अन्य अधिकारों को भी शामिल कर लिया गया है, जैसे महिलाओं को जो है विशेष अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अलावा आश्रय का अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, कैदियों को कुछ अधिकार दे दिए गए हैं, सुरक्षित यात्रा का अधिकार भी है और विदेश यात्रा का अधिकार भी है, चिकित्सा सहायता का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार और पानी का, स्वच्छ पानी का अधिकार। इसके अलावा फ्री लीगल एड इसका अधिकार, ये सारे जो हैं अनुच्छेद 21 के तहत आज एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब यह है कि ये अपने आप में संविधान का हृदय बनकर उभरा है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और हालांकि वीडियो कुछ लंबी है, फिर भी यदि इस संबंध में आपके कुछ शंकाएं हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।